नमस्कार, फिर भाई साहब बोलता है। मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ मेरे दोस्त, पार्टनर और ऑडिटर अनीश गुप्ता हैं। उनसे बहुत दिलचस्प बात करना था मुझे। मैं पहले ये आपकी चैनल में, इसी चैनल में एशियन पेंट्स के बारे में मैं एक बार विश्लेषण किया था। एशियन पेंट्स का मार्जिन बहुत तगड़ा था, 25-30% था एक जमाने में। तो उस एशियन पेंट्स में मोनोपोली था, कंपटीशन सिर्फ बर्जर और निरोलैक पेंट्स था। और इंडिगो नाम का एक पेंट कंपनी ने मार्केट में घुसा, अपना पब्लिक आईपीओ भी किया और लार्जली पेंट मार्केट अनऑर्गेनाइज थी। लेकिन सब जो इसी सप्लाई चेन में जो काम करते हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील और आदित्य बिरला ने इसको देखा और वो सोचा कि हम भी इससे एक पंगा लेंगे और कुछ मार्केट शेयर ले चलेंगे। क्योंकि आदित्य बिरला का एक बड़ा हिस्सा है अल्ट्राटेक सीमेंट्स, उसी सप्लाई चैनल में बेचती है। हिंडाल्को भी थोड़ा थोड़ा उसी चैनल में बेचती है और जेएसडब्ल्यू अपना स्टील कंस्ट्रक्शन चैनल में बेचती है। और जेएसडब्ल्यू स्टील का ये दावा था, वो खुद अपने पेंट कंपनी, मेटल इंडस्ट्रियल पेंट के बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, क्यों ना हम जेएसडब्ल्यू सीमेंट और जेएसडब्ल्यू पेंट शुरू करें। तो उन्होंने दोनों कंपनी शुरू की। वो सीमेंट भी मैन्युफैक्चर कर रही है, अभी पेंट में भी घुस गई है। मार्केट में जेएसडब्ल्यू पेंट्स आ चुकी है। जब आप अपना घर पेंट कर रहे हो कि आप नहीं सोचते, अपने पेंटर को ये नहीं बोलते कि ये पेंट लाओ, वो पेंट लाओ। अगर आप अपर मिडिल श्रेणी की हो, अपर मिडिल क्लास श्रेणी हो, आर्किटेक्ट को यूज करते हो, इंटीरियर डेकोरेटर यूज करते, तब बात करते हो। अगर आप लोअर मिडिल क्लास की होते हो तो एक व्हाइट डिस्टेम्पर पेंट यूज करते हो। उस मार्केट को भी एशियन पेंट्स ही डोमिनेट कर रहा था और इसी कारण जो कंपटीशन कम होने के कारण उनका मार्जिन बहुत ज्यादा था। और पेंट बनाने का प्रोसेस इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्रूड ऑयल से उनका इनपुट आता है, कलरिंग एजेंट डाल के पेंट बना दिया जाता है। तो क्लियरली दो बड़े लोग इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, आदित्य बिरला की ग्रासिम और दूसरा जेएसडब्ल्यू। अभी न्यूज आया है कि पिडिलाइट जो फेविकॉल बनती है, एमसील बनाती है और वाटर प्रूफ की एक प्रोडक्ट बनाती है, जिसको अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो भी प्लम्बर और कंस्ट्रक्शन कारपेंटर का चैनल में बेचती है ये प्रोडक्ट उसी सप्लाई चेन में। उन्होंने भी सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम भी पेंट करना शुरू कर दे, हम भी डेकोरेटिव पेंट्स करेंगे। उन्होंने भी अपना एक पेंट का ब्रांड शुरू कर दिया है। लेकिन और एक दिलचस्प बात, अभी तक ये सिर्फ ऑटोमोटिव में हो रहा था। सारे ऑटोमोटिव कंपनी के खुद की फाइनेंस कंपनी होती है, क्योंकि वो अपना व्हीकल फाइनेंस में बेचें। वो वैसा एक कंपनी बड़ा होके अभी बड़ा ये एनबीएफसी बन गया, बजाज फाइनेंस। अभी हीरो मोटर फाइनेंस भी अभी पब्लिक इशू के बारे में सोच रही है और वो भी एक बड़ा एनबीएफसी के रूप में डेब्यू करेगी। तीसरा है टाटा कैपिटल, एक बड़ा कंपनी है टाटा कैपिटल। उनका सिस्टर कंपनी है टाटा मोटर्स। उसकी अंदर एक टाटा मोटर फाइनेंस नाम के एक कंपनी है, जो पहले टाटा फाइनेंस होता था। जब दिलीप पेंसे के प्रॉब्लम आया तो उन्होंने उसको खरीद के अंडर टाटा मोटर्स के सब्सिडरी बनाया। तो वो भी पब्लिक इशू के बारे में टाटा कैपिटल बात कर रही है। तो और टीवीएस के पास टीवीएस क्रेडिट नाम का एक कंपनी है, जिसमें अभी एक पीई फंड ने भी निवेश किया है। वो भी एक कंपनी है जो टीवीएस बाइक्स को फाइनेंस करती है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन में ये बहुत कॉमन नहीं थी। आदित्य बिरला फाइनेंस एक सेपरेट कंपनी है, ये भी कैपिटल एक सेपरेट कंपनी है जो अल्ट्राटेक सीमेंट डीलर को फाइनेंस नहीं करती है। तो इस बार पेंट के अलावा पिडिलाइट ने दूसरा एक कंपनी लिया है। एक प्रमोटर ग्रुप का कंपनी को 10 करोड़ में उन्होंने खरीदा है और बोला है कि अगले 2 साल में 100 करोड़ की निवेश होगी उसमें। इससे वो अपना सप्लाई चेन को फाइनेंस करेगी। सो मैंने पूछा कि इन दोनों डेवलपमेंट, जैसे पेंट इंडस्ट्री में क्या होने वाला है, एशियन पेंट्स का क्या फ्यूचर है और क्या ग्रासिम में ये एक बड़ा ब्रांड बना सकती है पेंट में, क्या पिडिलाइट सक्सेसफुल होगी या जेएसडब्ल्यू सक्सेसफुल होगी। लेकिन जेएसडब्ल्यू के पास बहुत ज्यादा कर्ज है, उसमें बैलेंस शीट हाईली लिवरेज्ड है। पिडिलाइट उतना लिवरेज नहीं है, जीरो लिवरेज कंपनी है। तो क्या पिडिलाइट सक्सेसफुल होगी या जेएसडब्ल्यू सक्सेस होगी, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे कबीर दोस्त अनीश गुप्ता। अनीश, क्या पिडिलाइट ने एक साथ 2 काम किया है। एक
तो एनबीएफसी चालू करने वाले हैं जिससे वो अपने डीलर को ऋण देने वाले हैं, और दूसरा उन्होंने पेंट का काम शुरू किया है। अभी उनको ये लगता है कि ये जब ऋण दे पाएंगे तो लोग इनसे ज्यादा खरीदेंगे और इसमें मार्जिन भी ज्यादा दे पाएंगे। वो जब मार्जिन ज्यादा देंगे और ऋण भी देंगे डीलर्स को, तो डीलर यही पेंट खरीदेंगे और इनका ज्यादा बढ़ावा होगा। लेकिन पिडिलाइट जो फेविकॉल या रेजिन बनाते हैं, ये कोई इतना बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, इनका बड़ा ब्रांड है क्योंकि ये बहुत पहले के जमाने में ये एक बहुत छोटा सेक्टर था। तो इस सेक्टर में भी बहुत लोग एंटर कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि कंपटीशन इंडिया में बहुत बढ़ रहा है क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है पहले के मुकाबले अभी इतना नहीं है, तो अभी रेनोवेशन का मार्केट पकड़ में आ रहा है और तेजी में आ रहा है। तो पिडिलाइट और जेएसडब्ल्यू सब लोग इसमें ही घुस रहे, पेंट में और इस सेक्टर में, ताकि ये लोग अपना मार्जिन बढ़ा सके। और ये लोग सब लोग अब क्या चाहते हैं कि जो डीलर अल्टीमेटली जो भी आप हार्डवेयर या खरीदते घर का, वो एक डीलर से खरीदते, कंपनी डायरेक्टली नहीं बेचती है। तो कौन अपने डीलर से सबसे ज्यादा माल बिकवा सकता है, इसका कंपटीशन अभी बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता है डीलर के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि उनके पास बहुत लोग आएंगे बेचने के लिए। और इस इंडस्ट्री में नए डीलर बहुत कम घुस रहे हैं, जो पहले से डीलर है वही है। और ये मार्केट अभी तक ऑनलाइन नहीं गया है, तो ये मार्केट जब तक ऑनलाइन नहीं जाएगा, डीलर ही मजबूत रहेगा। तो अभी ये देखा देखी क्या दूसरे लोग भी अपनी एनबीएफसी लाएंगे ताकि डीलर को कर्ज देके और सामान दे सकते हैं, वो देखने की बात है कि ऐसा क्या और कर सकते हैं कि एशियन पेंट्स भी अपना एनबीएफसी खोल सकता है या नहीं। एनबीएफसी चाहे पब्लिक ना हो, ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी रहेगा ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा माल वो अपने डीलर को दे सके। तो ये एनबीएफसी क्यों चालू करते हैं लोग, क्योंकि ये लोग डीलर से बोलते हैं कि आप पहले पैसा दो फिर हम माल देंगे। वो क्रेडिट में कम माल देते हैं। जब एनबीएफसी से डीलर पैसा ले सकता है, उससे पैसा मिलेगा तो वो आराम से जितना चाहे माल पिडिलाइट का और ये जो उनकी नई कंपनी हाइशा पेंट्स का है, ये उतना माल रख सकते हैं और धीरे धीरे बेच सकते हैं। नहीं, बट मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है, सिर्फ डीलर को फाइनेंसिंग देंगे जरूर, बट ये हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंसिंग भी करेंगे। जो अपने घर का एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर है, कारपेंटर है या कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, वो घर का रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, इंटीरियर डेकोरेटर है, उसका भी फाइनेंस बोल रहे हैं कि अगर वो सारे जो प्रोडक्ट्स पिडिलाइट से लेगा, पेंट पिडिलाइट से लेगा और जो रेसिन है, एडहेसिव है, वो सब उन्हीं से लेगा, ना कि डीलर को फाइनेंस करेंगे। वो एंड यूजर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है उसको भी फाइनेंस दे रहे हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में चला जाएगा ना। नहीं तो वो डीलर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सेस ले सकता है क्रेडिट को। लेकिन इससे बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अनऑर्गेनाइज माइक्रो सेक्टर में फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर उस लेवल पे उनको जाके लेंडिंग करना है, क्योंकि ये लोग आज तक ये सिर्फ एक B2B कंपनी है, वही बात मैं कर रहा था। ये अभी तक सिर्फ B2B कंपनी है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर को कैसे पता, वो डीलर को भी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा ही पता होगा। तो अभी ये कैसे जानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर सही है या नहीं, क्योंकि जो इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ के जो छोटा मोटा काम करते हैं, 80 से 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिना GST नंबर है। आप कैसे उसको ट्रैक करेंगे कि उसको, वही मैं पूछ रहा हूँ, तो उसको कैसे ट्रैक करेंगे? वो कहां से आप उसको पकड़ेंगे कि वो भाग गया तो क्या करेंगे? क्योंकि इसमें ना तो आप जो जिससे वो काम कर रहा है, आप उससे थोड़ी ना वापस पैसा लेने वाले, जो एंड यूज किसी के घर में काम। पूछ रहा हूँ, अगर हमारे घर में कोई काम कर रहा है, आप उसको पैसा देंगे, आपको डीलर से कोई मतलब नहीं है, हार्डवेयर से कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो फाइनेंसिंग लेता है तो पिडिलाइट से, तो हम पिडिलाइट को पैसा नहीं देंगे, हम डीलर को पैसा नहीं देंगे, हमको इसको पैसा देंगे, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर का कोई उसको ट्रैक कैसा किया जाए? क्या वो डीलर को, इस सप्लाई चेन में डीलर ही इम्पोर्टेंट पर्सन है? इस सप्लाई चेन में अगर ये सक्सेसफुल करना है उनको, मेरे हिसाब से उनको डीलर को ही अपना DSA, जो डेट सिंडिकेशन एजेंट बोलते हैं, वो डीलर को ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि फिर डीलर आपको करेक्ट
हिस्ट्री बताएगा वो कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, क्योंकि आजकल जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उस माइक्रो मार्केट, जो मतलब एक पिन कोड कह सकते हैं, उसमें ही काम करते हैं। वो जाके 10-15 जगह काम नहीं करते, और वो उसी डीलर से जब एक बारी उनका मजबूत रिश्ता हो जाता है तो वो उसी से सामान खरीदते हैं और लेते तो हैं। क्या होगा, डीलर विल बिकम क्वासी गारंटर ना। हाँ, ओपन गारंटर नहीं होगा तो, लेकिन क्वासी गारंटी होगा ही, क्योंकि डीलर को वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके बारे में सब कुछ पता होगा, क्योंकि वो लोकल मार्केट में काम करता है। उसका घर किधर है, उसका दुकान किधर है, और क्या वो कैसा उससे वसूली हो सकता है, और वो क्या कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है वो भी पता होगा, क्योंकि डीलर ही आके आखिर में माल वहाँ डिलीवरी करेगा जहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। तो अगर ये फाइनेंस कंपनी सक्सेसफुल होना है तो वही जो, तो क्या हुआ है कि हो जाएगा कि पिडिलाइट का जो सेल्स पर्सन है, जो डीलर में डिपॉजिट करता है, डीलर विजिट करता है, वो क्रेडिट ऑफिसर बन जाएगा। वो डिसाइड नहीं करेगा, बैक ऑफिस में डिसाइड होगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन सोर्स करेगा कॉन्ट्रैक्टर से, डीलर से, और सेल्स गई सेल्स पर्सन और डीलर ही पैसा का कलेक्शन भी करेंगे। हाँ, क्योंकि वो लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें ये लोग कैसे लेंडिंग का सिस्टम बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्योंकि ये इन्होंने कंपनी तो खरीद लिया है, इसका इम्पोर्टेंट चीज है इसको मैनेज कौन करेगा, इसका मैनेजमेंट कौन है, इसमें दिमाग कौन लगाएगा। हाँ, इसका सिबिल स्कोर, उसका कोई सिबिल स्कोर ही नहीं होगा। सिबिल स्कोर नहीं होगा, आप कैसे, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं होगा, क्योंकि सारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर कैश में ही काम करते हैं, और आधे से ज्यादा ये जो कॉन्ट्रैक्टर जो कैश में काम करते हैं ये बिना बिल के माल लेते हैं। तो अब इससे वो अगर वो बिल में माल लेगा तो उसको जीएसटी बढ़ेगा, तो जीएसटी बढ़ेगा तो क्या उसका खर्चा बढ़ेगा। So ये दिस विल बिकम लाइक, ये हो जाएगा कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जैसा हो जाएगा। यस, एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बट लेकिन माइक्रो फाइनेंस को सिर्फ 50,000 तक का ही लोन दे सकते हैं, इसमें उससे ज्यादा का लोन आएगा, और ये बहुत शॉर्ट टर्म लोन होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन दे ही नहीं सकते अगर ये कॉन्ट्रैक्टर को देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम सिर्फ 6 महीने से ज्यादा कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, कोई भी रेनोवेशन 2-3 महीने ही का होगा। हाँ। और दूसरा बात यह होगा कि पिडिलाइट ये सोचता होगा उसका कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा बैलेंस शीट है, उसको लिवरेज करेंगे पैसा चीप लेने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ ये पिडिलाइट के लिए करेंगे तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत रिस्ट्रिक्टिव मॉडल बन जाएगा। अगर आप इसको एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह चलाएंगे तो ये सक्सेस होने का बहुत ज्यादा चांस है, रादर देन एक सिंगल सिर्फ पिडिलाइट के लिए ही हम फाइनेंस करेंगे तो। ओके, बट पिडिलाइट बहुत एक्सपेंसिव कंपनी है। पिडिलाइट एक्सपेंसिव कंपनी है, सो हम लोग आज ये इसके बारे में नहीं कि पिडिलाइट खरीदना चाहिए या पिडिलाइट नहीं खरीद सकते, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लोग ये ना समझें कि हमने ये डिस्कशन किया तो बाहर जाके पिडिलाइट ले लिया। भाई साहब, पिडिलाइट का बहुत अच्छा कंपनी है, इधर डायमंड पिन है, लेकिन नहीं खरीद सकते हो। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है, 85 टाइम्स प्रॉफिट टू अर्निंग्स रेशियो है। फेविकॉल का बिजनेस उतना ज्यादा नहीं ग्रो होगा, एमसील का बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो नहीं होगा। तो आप इसको ना देखें, अभी ना कंसिडर करें। ये तो डिस्कशन था कि कैसा ये तो एक इंडस्ट्री और पिडिलाइट के जनरल डिस्कशन था, और ये भी डिस्कशन था क्यों एशियन पेंट्स डेंजर में आएगी। और पेंट इंडस्ट्री में अगर कंपटीशन बढ़ जाती है तो मार्जिन इरोशन हो जाएगा, क्योंकि 5 बड़े प्लेयर हो जाएंगे। नेरोलैक एक बड़ा प्लेयर हो जाएगा, और जॉनसन एंड निकलसन एक प्लेयर है, और बर्जर पेंट्स एक प्लेयर है, और ये एशियन पेंट्स हो, इंडिगो है, जेएसडब्ल्यू और ग्रासिम और पिडिलाइट 8 या 9 प्लेयर हो जाएंगे, और इसमें 3-4 बड़े कॉर्पोरेट होंगे। तो इसमें मार्जिन बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए मेरा ख्याल से एशियन पेंट्स का जो स्टॉक मार्केट में स्टेलर रन था पिछले 10 साल का, अगली 10 साल में उतना ज्यादा नहीं होगा। क्या ख्याल है आपका? एशियन पेंट्स अभी अगला क्या मूव करता है, वो अपने स्ट्रेंथन कैसे करता है, क्या उसको अपने सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन पे पूरा भरोसा कंट्रोल है? क्योंकि लोग पहले ये भी सोचते थे आईटीसी कैसे एफएमसीजी करेगा, लेकिन आईटीसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था सिगरेट के कारण वो बहुत स्ट्रांग था। लेकिन एशियन पेंट्स का क्या उतना बोलबाला है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो हमें पता नहीं ना, मुझे तो पता नहीं है कि और दूसरे, तुमने बहुत सारे इंटीरियर किए हैं, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, क्या आप लोग इस पेंट करते रहते हो? तुम तो पेंट आप स्पेसिफाई करते हो कि इस ब्रांड, या जनरली पेंट बोल जाते हो? तो आप तो कॉन्ट्रैक्ट देते हो, लाखों का कॉन्ट्रैक्ट देते हो हर साल, तो आप पेंट नहीं पिक करते ना, ये ब्रांड जॉनसन निकलसन कर दो, बर्जर पेंट कर दो, एशियन पेंट कर दो, नहीं बोलेंगे ना?
नहीं, सिर्फ फिनिश के बारे में डिस्कशन होता है और कौन सा कलर का होता है, हाँ, फिर उस हिसाब से पेंटिंग का so brand is flexible with the contractor. ब्रांड मोस्टली फ्लेक्सिबल है। तो the contractor decides which brand to buy. कॉन्ट्रैक्टर तय करेगा किस ब्रांड को खरीदना है। तो ये एक्सपेंसिव एडवर्टाइजमेंट हम लोग देते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये तो कॉन्ट्रैक्टर इज द की पर्सन, वो जो शो करेगा वही काम हो तो जाएगा। ये जो भी एड आप टीवी में देखते हैं, आप एड जो भी देखेंगे वो मतलब जो शहरी लोग हैं वो सिर्फ प्रीमियम प्रोडक्ट का ऐड देखेंगे क्योंकि उसमें मार्जिन ज्यादा है। जो ऐड गांव में या लोकल एरिया में चलाए जाते हैं वो डिस्टेम्पर पेंट का ही आएगा, क्योंकि वो ही डिस्टेम्पर पेंट लगाएंगे, वो महंगा वाला पेंट नहीं लगाएंगे। जो 200 रुपए लीटर वाला पेंट है वही मध्यम श्रेणी के लोग लगाएंगे। जो 500, 1000, 2000 रुपए लीटर का पेंट है वो सिर्फ अमीरों के लोग अपर मिडिल क्लास लगाएंगे। तो फिर उस हिसाब से ऐड देखने को बट ऐड भी उधर भी कॉन्ट्रैक्टर ही डिसाइड करेगा ना। आप तो मिडिल क्लास नहीं हो, आप भी पेंट कलर चूज करते हो, पेंट चूज करते हो, फिनिश चूज करते हो, ब्रांड नहीं चूज करते हो। ऊपर से लेकिन ये उनको ये ऐड का खर्चा इतना नहीं पड़ता। ये सोचते हैं कि ये ऐड देने से उनको वो सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्स मिलेगा। होगा क्या? मैं सोचता नहीं होगा। वो ब्रांडिंग का ही है, क्योंकि अभी जब भी आप किसी से पूछो तो आप पेंट के बारे में पूछोगे तो वो एशियन पेंट ही बोलेगा। आप किसी आदमी से पूछो तो वो एशियन पेंट ही बोलेगा, ना बर्जर बोलेगा, ना नेरोलैक बोलेगा, ना और कोई कंपनी के बारे में बोलेगा। तो ये जो वैल्यू उन्होंने क्रिएट किया है मार्केटिंग और ब्रांडिंग से, वो कितने दिन वो उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, वो देखने की बात है। तो आपने देखा कि हमने मार्केटिंग के बारे में बात की, पेंट इंडस्ट्री की बात की और होम डेकोर की बात की। अपना फैसला खुद ले लें कि आज का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। जो भी करना चाहे एक अच्छा एडवाइस सलाहकार को मिलके उनसे बातचीत करके ही निर्णय लेना। आपने इस वीडियो पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए हम आभारी हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं 24 नवंबर शुक्रवार कुवैत में हूँगा। 3:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक इवेंट होगा। इवेंट होने का एड्रेस है याकूत बैंक्वेट हॉल, मिलेनियम होटल कन्वेंशन सेंटर, रिंग रोड, अबू तार अल गफारी स्ट्रीट, कुवैत। जो मुझे उधर मिलना चाहे वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल से हमें संपर्क करें। मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।